होगी नंबरों की बरसात, अगर प्यारे बच्चे आप होंगे मेरे साथ। देखिए 2025 24 फरवरी को आपका हिंदी पेपर है, कक्षा 12, सामान्य हिंदी और साहित्य इन दोनों हो गए। कमजोर बच्चे भी बनेंगे टॉपर, और टॉपर भी लाएंगे 100/100। अगर आप चाहते हैं आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे, आपको कॉपी भरना बताया जाएगा और एक एक पर्सन को समझाया जाएगा आपके लिए। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए पहले मैं कॉपी भरना आपको समझा रहा हूं। देखिए यहाँ देखिए, इस तरह जो है ये अंक आएंगे भरने के लिए, यहाँ पे अनुक्रमांक आएगा जो आपका, वो यहाँ पे भरना है इस जगह, ऐसे जो अंकों में भरना है। और फिर नीचे उनको अंकों में जो है, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 7, 4, ऐसे भी भर सकते हैं आप। और या उसे जो है दूसरी तरह भरने का तरीका है, जैसे 4 लाख या उस तरह भी भर सकते हैं, जैसे भी आप चाहो उस तो अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं। देखिए फिर चलते हैं विषय। विषय यहाँ भरेंगे हिंदी। और देखिए अब तो सभी का एक पेपर होता है, केवल प्रश्न पत्र भर देंगे यहाँ पे। और जो भी आपके संकेतक लिखा हुआ है आपके पेपर पे, उसको इस जो है इस बॉक्स के अंदर भर देंगे। और परीक्षा का दिन जो है वो सोमवार है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। परीक्षा की तिथि 24 फरवरी 2005। फिर है पाली, पाली कौन सी है? द्वितीय। जो भी आपके सेंटर का नाम है उसे आप भर देना है। जैसे मैंने भरा गुरु नानक इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपका जो भी सेंटर होगा उसमें देख करके अपने प्रवेश पत्र में आप यहाँ भर देंगे। बाकी नीचे आपने कुछ नहीं इसमें भरना है, वो जो है निरीक्षक जो है वो अपने आप जो है भरेंगे इसमें। आप इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए और अच्छी प्रकार से समझ लीजिए इसको। देखिए पहले जो है अनुक्रमांक जो है अंकों में लिखना है, फिर जो है शब्दों में लिखना है, फिर विषय जो हिंदी जो है प्रश्न पत्र यहाँ पे भर देना है, केवल प्रश्न पत्र, और इसमें संकेतक भर देंगे जो आपके पेपर में लिखा हुआ है। फिर दिन, परीक्षा दिन सोमवार, परीक्षा की तिथि, तिथि है 24 फरवरी, और पाली है द्वितीय पाली यानी कि सेकंड। और केंद्र का नाम जो भी आपका प्रवेश पत्र पर डाला है, जहां भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, गुरु नानक इंटर कॉलेज मैंने भर रखा है, कॉलेज सहारनपुर, ऐसे आप उस पर देख करके भर देंगे। तो ये तो आपने जो है, यह है परीक्षा की जो है कॉपी के बारे में। और जो मैं पेपर समझा रहा हूँ, पेपर को समझने के बाद आपके मन से पेपर का भय जो है निकल जाएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए प्रश्न पत्र इस प्रकार से आता है। देखिए सामान्य हिंदी या साहित्य हिंदी। देखिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट है। नोट, पहला नोट दे पड़े प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। पूर्णांक कितना है? 100। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चे देखिए पहले जो है हमारा जो पत्र है ये प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला क और ख। क में जो है 10 बहुविकल्प प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है इसमें 5 है, अगले प्रश्न में 5 है। चलते हैं। देखिए ये जो है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा सही है हमारा? संपूर्णानंद। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए आप कॉपी को अच्छी प्रकार से देखिए, ऐसे पहले डाले खंड क और प्रश्न उत्तर संख्या 1, और नीचे इसके अंडरलाइन कर देंगे हम नीले से या काले से, जैसा भी आपके पास उस वक्त उपलब्ध हो। देखिए ये जो है क का कौन सा है? यहाँ पे सेकंड है, और आगे नाम लिख देंगे संपूर्णानंद। फिर देखिए आगे ऐसे ही जो है फिर ख है, लल्लू लाल की रचना है। तो इसमें क्या है? यह है प्रेम सागर। तो यहाँ पे हमने भर दिया ख लिख के, सेकंड जो है प्रेम सागर। देखिए अब देखते हैं तीसरा ग, पर्दा कहानी के लेखक है। तो इसकी कहानी के लेखक जो है यशपाल जी है। ये देखिए यहाँ पे भर दिया ग और यशपाल लिख दिया है। फिर घ, देखिए घ में आवारा मसीह का रचनाकार है। कौन है? इसमें है विष्णु प्रभाकर। ये देखिए हमने यहाँ पे एक लिख के विष्णु प्रभाकर, यह घ लिख दिया। फिर आगे देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो कौन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 नंबर पे। ये यहाँ पे भर दिया हमने अंगे लिखे 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कामायनी किस युग की रचना है? ये तो सभी जानते हैं, कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। देखिए यहाँ लिखा क और सेकंड और छायावादी युग लिख दिया। फिर देखिए अगला देखिए ख, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? देखिए इसमें जो है ख लिख के चौथा रामधारी सिंह। ये देखिए ग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ये सेकंड है 1943। देखिए अगले जी जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने पहला जो है तार सप्तक 1943, फिर 8 जोड़ दीजिए 43 8 51 51 8 59, फिर उसके बाद में 20 जोड़ दीजिए 7 9 हो जाएगा। इस प्रकार 4 तार सप्तक जो है इन्होंने जो है इनका प्रकाशन किया था। और प्रत्येक
सप्तक में जो है तार सप्तक में 7 कवि थे, तो हमारा ये गया का उत्तर हो जाएगा 1943। फिर देखिए ये हमने भर दिया यहाँ पे सन 1943। फिर यह द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें, हमारी हो जाएगी कामायनी। कामायनी जो है हमारी छायावाद की रचना है। आगे देखते हैं हम, अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा से, प्रेमाश्री शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो कृष्ण भक्ति शाखा है ये अष्टचाप। ये अष्टचाप की जो स्थापना की थी वो गोसाई विठल नाथ जी ने की थी, और अष्टचाप की रचना में 1565 में की थी। इसमें 4 तो अपने पिताजी के यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 अपने, 8 शिष्यों को लेकर के इन्होंने जो है उनकी रचना की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दिए गए पद्यांश गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से गद्यांश लिखा होगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको पहले से पढ़ना है, फिर उसके उत्तर देने हैं, इन्हीं में से उत्तर निकल जाते हैं। देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अब नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब है कौन इसके कवि है और कौन सा पाठ का नाम है, तो आप समझ गए होंगे पढ़ने से। देखिए, तो ऐसे देखिए, पहले ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, और फिर यहाँ पे पहला अक्षर लिया है इसका, ये धरती माता, और फिर लास्ट वाला देखिए पहला संकेत लिखेगा इस प्रकार से सुंदर, और फिर धरती माता शुरुआत लिख लिया, और फिर अत्यंत आवश्यक है, और बीच में पटरी की सहायता से लाइन कर देंगे। फिर 2 लाइन छोड़ के पहला क्वेश्चन डालेंगे। पहला क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये हमारा जो है क्या हो गया, हमारा जो गद्यांश का संदर्भ हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जहां पे अंडरलाइन कर रखी है। देखिए, इसका अर्थ लिखना है, हेर फेर के इन्हीं में से अर्थ बन जाता है। देखिए, धरती माँ के गर्भ में, ये रखा ना इसने, धरती माँ की गोद में, तो हमने लिख दिया यहाँ पे गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। इसी में से इन लाइनों का ये आगे पीछे कर रहे हैं बस। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है, कोष में भंडार है। देखिए, अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। देखिए, इसमें से हमने जोड़ तोड़ करके लिख दिया। देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 3 की चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, जो है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक रत्नों को धारण करती है, इसलिए उसे रत्न गर्भा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो देखिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ये इसमें ही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये उत्तर है। फिर अगला देखिए, ये देखिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसका हो गया, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करनी आवश्यक है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए हमारे, ये उत्तर हो गया। इसमें 2 आते हैं, एक हमने देख लिया है, अगला जो है या तो ये करना है या ये करना है। हमने ये वाला कर दिया तो ये वाला नहीं करना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो है नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है 5 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल जो है 10 नंबर के हैं। देखिए, एक ये वाला दे रखा है ये, और एक जो है ये दे रखा है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो नैतु सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानता मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता जलद कोई यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परम उसकी क्लांति को मिटाना, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को,
देखिए ये तो पद्यांश है और ये रेखांकित अंश है और नीचे इनके प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वही पाठ का नाम और इसके शीर्षक का नाम। देखिए पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह डाल देंगे, बहुत सुंदर, और नीचे इसके अंडरलाइन कर देंगे। फिर हम संकेत डालते हैं, संकेत में जो है इस प्रकार से डालेंगे, और फिर पहला ये लज्जाशील पथिक और लास्ट वाला ले लेंगे भुतांगना को। देखिए, और बीच में जो पटरी की सहायता से प्रकार उसकी सहायता से पटरी की सहायता से लाइनें कर लेंगे, और बाद में इस प्रकार दो खड़ी लाइनें। फिर क्वेश्चन नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद है, और शीर्षक है पवन दूतिका। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो रेखांकित अंश ये है, जो थोड़ी सी श्रमिक, वह हो गोदले श्रांतिक होना, होठों की ओ कमल मुख की मलानता मिटाना। इसका हमने जो है व्याख्या करनी है। देखिए राधा जी और जो है पवन के बारे में है, राधिका जी के पवन दूतिका को कह रही है। राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए उनके वस्त्रों को नहीं उड़ाना तथा उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि वे थकी हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना। उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। देखो हेर फेर के हमने थोड़ा सा इधर उधर करके उन्हीं को चेप दिया है। फिर देखिए नंबर 3, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? तो देखो क्या कह रही है ऊपर, लज्जाशील महिला के बारे में ये कह रही है। देखिए राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। होठों की ओ कमल मुख में अलंकार बताइए। देख तो एक तो इसमें जो है इसका मानवीकरण कर रखा है, पवन को जो है मानव के रूप में प्रस्तुत कर रखा है। तो एक तो मानवीकरण अलंकार हो गया, और फिर देखिए कमल और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जहां पे योजक चिन्ह लगा होता है वहां पर 90% रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमने जो है देखिए प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण तथा रूपक अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। देखिए जलद, जय लय द, जल को धारण करने वाला कौन होता है? बादल। और देखिए कृषक ललना, किसान स्त्री अर्थात किसान की पत्नी। तो इस प्रकार से देखो हमने जो है इसके बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से इनका उत्तर हम लिखते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए शब्द सीमा कितनी है? अधिकतम 80 शब्दों की। बहुत छोटा लिखना, जब बहुत बड़ा नहीं लिखना। देखिए इसमें नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तो जो है हमारे लेखक हैं। इनमें देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर 5 के देखिए पहले इस प्रकार से हमने सभी में लिखना है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है तो ऐसे लिख देंगे, उसे देखते एग्जाम को पता चल जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखिए। और इसमें साइड में हम जो है यहाँ पर एक जो है स्मरण बिंदु के लिए इस प्रकार से टेबल सी बना देते हैं आयताकार। देखिए अब देखिए जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा, कहाँ पे? बलिया जनपद में। माता कौन थी? ज्योतिकली देवी, और पिता श्री अनमोल दुबे, मृत्यु सन 1979 ईस्वी। मुख्य रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा आदि। तो एग्जामिनर अधिकतर इसको ही देखता है। अगर ये हमारा सही बना हुआ है तो एग्जामिनर एकदम आपको अच्छे अंक देगा। तो इस प्रकार से आपने सुंदर सुंदर लिखना। देखिए जीवन परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में से थे। वे उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक और सुलझे हुए साहित्यकार थे। उनका जन्म, देखिए हमने बलिया जो है ये हेडिंग में लिखा है, जनपद के दुबे का छपरा। जो मेन चीजें है उन्हें जो है हाईलाइट कर देंगे। नामक ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। फिर हमने लाइन छोड़ दी ताकि घिचपिच ना हो।
डॉक्टर द्विवेदी जी के पिता ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी ने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। द्विवेदी जी को 1940 से 1945 तक कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था में हिंदी भवन के निदेशक के पद पर रहे। देखिए वे शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय, देखिए हमने इसको जो है उसे हेडिंग पेन से लिख दिया, जैसी उच्च शिक्षा संस्थाओं में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में उन्हें क्या दिया, पद्म भूषण, जो मेन चीज है उन्हें हम जो हाईलाइट करते हैं, का अलंकरण प्रदान किया। फिर मृत्यु अस्वस्थता के कारण 19 मई 1979 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। फिर कृतियां, देखिए निबंध संग्रह, विचार वितर्क, देखिए कल्पलता, अशोक के फूल आदि। एक भी अगर आती है तो एक ही लिख देंगे। आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर आदि। फिर देखिए शोध साहित्य, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना आदि। उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख आदि। फिर देखिए संपादन किसका गया, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक आदि। फिर देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखनी बड़ी सबल थी। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कार्य को पूर्ण किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कार्य छोड़ दिया, इन्होंने जो पूर्ण किया। इस प्रकार द्विवेदी जी हिंदी साहित्य संसार के ऐसे आलोक स्तंभ थे जिससे साहित्य प्रसाद सदैव आलोकित रहेगा। अगर आप इस प्रकार से जीवन लिखेंगे तो 5/5 मिलेगी आपको। देखिए 5 कक्ष है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। देखिए मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रकवि है, इनके बारे में ही जो है मैंने जीवन लिखे, इसको आपको दिखलाता हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर 5 है, मैथिली शरण गुप्त लिख देगी इस प्रकार से हेडिंग के रूप में। फिर यहाँ पे स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय बिंदु, जन्म सन 1886 ईस्वी, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, मृत्यु है सन 1964 ईस्वी। पिता जो थे सेठ रामचरण गुप्त। अब देखते हैं मुख्य रचनाएं लिखे गए, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जय भारत आदि। इस प्रकार से जो है इसकी एक जो है टेबल सी बना लेंगे। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ भूमिका लिख दी हमने। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य सरोवर के कमनीय कमल है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के अमर गायक, उद्भट, प्रौस्तता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। जीवन परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जनपद के चिरगांव नामक स्थान पर एक वैश्य कुल में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। बचपन में गुप्त जी ने अपने पिताजी की कॉपी पर स्वरचित, यानी कि अपना द्वारा रचा हुआ छपैये लिखकर पिताजी से आशीर्वाद लिया कि तुम सफल सिद्ध कवि हो। ये उनके पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। फिर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर गुप्त जी को काव्य जीवन की नई प्रेरणा मिली। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी की प्रेरणा से, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक कृति की रचना की। निरंतर काव्य साधना और राष्ट्रीयता ने उनको इतना ऊंचा उठा दिया था कि आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। उनके साकेत महाकाव्य, ये देखिए आधुनिक आधुनिक युग का महाकाव्य है, पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत किया। यह सरस्वती पुत्र सन 1964 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। देख कृतियां, नंबर 1 भारत भारती। फिर देखिए महाकाव्य, महाकाव्य कौन सा, साकेत। फिर खंड काव्य पंचवटी। अन्य रचनाएं हैं यशोधरा, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुस रंग में भंग, विष्णुप्रिया, मंगल घट आदि। फिर अनुदित रचनाएं जिनका ट्रांसलेट किया दूसरी भाषाओं से, देखिए पलासी युद्ध, मेघनाद, वध, व्रत संहार आदि। फिर हिंदी साहित्य में स्थान, गुप्त जी खड़ी बोली के निर्माता और उन्नायकों में से थे।
उनका काव्य आधुनिक भारत का सच्चा दर्पण है। गुप्त जी के काव्य में भाव और कला का मणिकांचन संयोग है। उनकी कविता में भारत की सच्ची आत्मा मुखरित हुई है, उठ हो उठी है। इसलिए गुप्त जी सच्चे राष्ट्र कवि है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जैसे मैंने जीवन लिखी है, आपको उस प्रकार से हेडिंग डालकर लिखना है, इस प्रकार से ही, और बहुत सुंदर लिखना है, कटिंग कहीं नहीं करनी है। अगर आपका ऐसी जीवन रहेगी तो आपके बटा बटा नंबर आएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 है, 80 शब्द है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसमें जो है मैंने बहादुर और पंचलाइट की जो कहानी है उनका सारांश जो है मैंने जो है दूसरी वीडियो में डाल रखा है, उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। आप देखो पंचलाइट, ये देखते हैं हमने जो है पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली है, उसमें सारांश है। ये देखिए जो हमारा जो है उद्देश्य है। प्रश्नोत्तर संख्या 6, पंचलाइट किसकी लिखी हुई है यहाँ डाल देंगे, जिससे जो है एग्जामिनर के दिमाग पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसे पता है कि इसमें बच्चे ने पढ़ रखी है। फणीश्वर नाथ रेणु, देखिए उद्देश्य, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय रहा है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकरण है। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया है जहाँ कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। ये कहानी का उद्देश्य है कि बड़े से बड़े जो जो है निषेध या जो है उसे जो है आवश्यकता अनावश्यक सिद्ध कर दिया। देखिए आवश्यकता में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमॉक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। वह मन चाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। देखो जब आवश्यकता होती है तो देखो वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। यही उनका उद्देश्य है। ग्रामीण या ग्रामवासी जाति के आधार पर टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ और जातियां पिछड़ी हुई है। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। यही इसका जो है उद्देश्य पर्पज रहा है, एम रहा है रेणु जी का। इस प्रकार से सुंदर सुंदर ये उद्देश्य लिख देंगे। और अब सारांश देखना है, मैंने 2 वीडियो डाली हुई है, उनको देख सकते हो आप। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 अंक है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो जिस क्षेत्र में आप हो उसी खंड काव्य को आपने जो है लेना है और उसके नायक की चरित्र चित्रण करना है। नायक का हर जितने भी स्वपठित खंड काव्य सब में नायक का लाजमी आता है, 100% आता है। देखिए प्रिय छात्रों, अगर आपको जो भी आपका खंड काव्य हो उसमें जो है उसका चरित्र चित्रण करना, नायक का करना है। जैसे इसमें आलोक वर्त है, 5वें नंबर पे है। खंड काव्य का नायक कौन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए। आपके यहाँ पर जो लगा है उस नायक का चित्रण करना है आपको। देखिए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7। यहाँ थोड़ा 5 भी डाल दीजिए ताकि आप वो एग्जामिनर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एकदम पता चल जाएगा उसको। आलोक वर्त खंड काव्य, आलोक वर्त खंड काव्य की रचना श्री गुलाब खंडेलवाल। पहले जिसका लिखा हुआ है उसका नाम राइटर का लिखना जरूरी है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं चलेगा। श्री की लेखनी से हुई है। इस संपूर्ण खंड काव्य में गांधी जी का समग्र जीवन वर्त को चित्रित किया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास के साथ साथ गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत भी पूर्णतः प्रतिपादित हो जाते हैं। वस्तुतः गांधी जी को ही आलोक वर्त के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महात्मा गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। देखिए पहला हेडिंग डाला हमने, महान और उज्जवल चरित्र। गांधी जी का व्यक्तित्व महान और उज्जवल था। अपने गुणों के कारण ही उन्हें महामानव का पद प्राप्त हुआ था। वे मनुष्य होते हुए भी देवतुल्य थे। देखिए अगला हेडिंग है, अहिंसा और प्रेम के पुजारी। अहिंसा और प्रेम गांधी जी के अमोघ अस्त्र थे, न कटने वाले। वे शत्रु पर भी इन्हीं अस्त्रों से प्रहार करते थे और अंत में सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। उनका विचार था कि हम अहिंसा द्वारा ही
मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। इस प्रकार से पद्यांश में लिख देंगे। देखिए, मानवता के मसीहा गांधी जी मानवता में विश्वास रखते थे। वस्तुतः वे मानवतावादी मसीहा थे। उनका मानना था कि मानव का हित ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य हो सकता है। इसी का कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है, जिसने मारा मुझे कौन वह, हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता तो एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा। फिर देखिए अगला हेडिंग देखिए, आत्मविश्वास एवं संकल्प की दृढ़ता। गांधी जी आत्मविश्वासी थे। इस आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प दृढ़ता के कारण ही एक दिन विदेशी सत्ता को उनके सामने झुकना पड़ा। पुरुषार्थ एवं आस्तिक। गांधी जी कर्म में विश्वास करते थे क्योंकि वे पुरुषार्थी थे, किंतु कर्म के साथ साथ ईश्वर में महान आस्था थी। ईश्वरीय सत्ता में उनका असीम विश्वास था। देखिए आगे देखते हैं, क्या होगा परिणाम सोच लूं पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, सृष्टा का जो प्रभु करे वही हो। सत्याग्रही। गांधी जी साधनों की पवित्रता पर विशेष विश्वास रखते थे। सत्याग्रह उनका पवित्र साधन था। केवल इसी से वे बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। सत्याग्रह के शब्दकोश में शब्द नहीं दुर्बलता का, पथ का हर वैधान बनता सोपान सफलता का। इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गांधी अलौकिक व्रत के नायक हैं। उनका आदर्श चरित्र हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। उनके चरित्र में धीरोदात्त नायक के सभी गुण उपलब्ध हैं। मानवता कल्याण में उन्होंने जो योगदान दिया है, हम सब उनके ऋणी हैं। कवि ने ठीक ही कहा है, महत्ता हम सबों की क्या भला थी, सभी उस वृद्ध माल जी की कला थी। इस प्रकार जो है आलोक वर्त में जो है गांधी जी का चरित्र चित्रण हम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए बारो बच्चों, अब हम खंड ख की ओर बढ़ते हैं। क हमारा पूर्ण हो गया, अब ख की तरफ चलते हैं। ये भी 50 अंक है, वो भी 50 अंक है, दोनों 50-50 अंक हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद। इसमें दो देते हैं, या तो ये करिए या ये करिए। तो पहले हम ये वाला देखेंगे और फिर ख देखेंगे। ये देखिए पहले खंड ख डाल लेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 क। फिर यहाँ पे पहले संकेत, जैसे मैंने आपको बताया था, पहला अक्षर जो है महामना विद्वान, और फिर इस तरह लाइन खींच देते हैं। फिर लास्ट का शब्द है एवासीत। फिर संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। देखिए अब जो है यहाँ पे चलते हैं। पहले महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेव आसीत। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटुमना चतुर पत्रकार थे। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा चासित, लेकिन उनका सबसे ऊंचा गुण जो था लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनाने दुखितान पीड्यमानाश्च पश्यते तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित्य सर्वविधम सायाम करोते। जहां कहीं भी वे लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तुरंत ही वहां पहुंच करके शीघ्र ही वहां उपस्थित होकर के सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत है, प्राणियों की सेवा करना ही उनका स्वभाव था। अब आगे चलते हैं ख की ओर। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। देखिए, न मे रोचते भद्रम व उल्लुकस्याभिवेचनम अक्रुधस्य मुखम पश्य कथ्यम क्रुद्धो भविष्यति। तो ये जो है उल्लू के जातम पाठ से लिया गया है, और इसमें जो है उल्लू जो है वह जो है विरोध कर रहा है, कौवे का विरोध कर रहा है। देखिए यहां देखिए संकेत, न में रोचते भविष्यति। देखिए संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के पाठ के उल्लू जातकम से उद्गृत है। देखिए अनुवाद है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो है कौन कह रहा है, ये कौवा कह रहा है। इस क्रोधहीन को मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। जब इसका राज्याभिषेक हो रहा तभी इसका मुख जो है बहुत गुस्से में लग रहा, और जब यह जो है क्रोधित करेगा तब इसका मुख कैसा लगेगा। ये कौवा उनसे कह रहा है जो सभा में सारे बैठे हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या 9,
निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए जितने लिखे हैं उनमें से एक करना है, तो हमने पहला देखिए तलवार की धार पर चलना। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9, वाक्य का अर्थ और प्रयोग ऐसे लिख देंगे। देखिए तलवार की धार पर चलना का मतलब होता है कठिन स्थिति में होना। वाक्य प्रयोग, आज के समय में मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना तलवार की धार पर चलने के समान है। इस प्रकार से इनका उपयोग प्रयोग कर देंगे वाक्य में। पहले अर्थ लिखेंगे फिर ये, इस प्रकार से हम जो है फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये अपठित गद्यांश है, अनसीन है, ये पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे हमें अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा और इसके नीचे प्रश्न दिए जाएंगे। ये 1 नंबर का और 2-2 नंबर का, कुल 5 नंबर के हैं। देखिए इसको पढ़ते जाएंगे और इनका उत्तर देते जाएंगे हम। देखिए लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। फिर है नंबर 2, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। तीसरा है इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें पहले हम जो है इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 10 अपठित गद्यांश ऊपर लिख देंगे और फिर संकेत में डाल देंगे, संकेत यह कहना और ऊपर उठ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो जो है पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। लेखक के अनुसार इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी में से मिल गया है ये हमें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुषों को कर्तव्य की भावना से प्रेरित होना चाहिए तथा निस्वार्थ इच्छा मुक्ति होने का रुख होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इच्छाओं का उदात्तीकरण का स्पष्ट कीजिए। तो यहीं से है, ये मैंने यहीं से लिखा है। देखिए इच्छाओं का दमन नहीं करना बल्कि उनका उदात्तीकरण करना है, समन करना है। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोच्च आदर्शों आदर्शों प्राप्त को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है तो दो व्यक्ति गत इच्छा तृप्ति के लिए नहीं परंतु परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही इच्छाओं का उदात्तीकरण है। इस प्रकार से हमने जो है यहीं से ये लाइनें लिख दी इसमें। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए वसन और वैसन, इनका जो है नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। देखिए वसन का मतलब होता है वस्त्र और वैसन का मतलब होता है आदत। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 शब्द युग्म कै ऐसे लिख दिया हमने। देखिए वसन और वैसन, वसन का मतलब वस्त्र और वैसन का मतलब आदत। फिर है देखिए दूसरा है अम्बुज और अम्बुद। तो इसका अम्बुज का मतलब अम्ब में जन्मा हुआ, अर्थात पानी में जन्मा हुआ कौन है, कमल है। और अम्ब को धारण करने वाला कौन है, वह बादल है। ये सी हो गया हमारा। देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर अम्बुज, अम्बुद, कमल और बादल। फिर देखते हैं ख, इसका ख। देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित ये ख निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 शब्द 2 अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द है। देखिए हमने जैसे लिखा है अंबर, तो इसके पहला डाल देंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द लिख के यहाँ पे अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश और वस्त्र। ख डाल देंगे ऐसे और ऐसे लिख देंगे, फिर जगह छोड़ देंगे 2 लाइनें। फिर अगला देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए जो है जो आंखों के सामने उसे क्या कहेंगे, इनमें से छांटेंगे। देखिए ये 4 उत्तर है, इनमें से एक हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो हमने जो है इस प्रकार से लिखा और जो है गए लिख के वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आंखों के सामने हो उसे लिख दिया हमने प्रत्यक्ष। फिर आगे देखते हैं, आगे है जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु। हमने ऐसे लिखा और उसके आगे जिज्ञासु लिख दिया। फिर देखिए घ, यह निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए अब हमने लिखा है पहले, देखिए यहां लिखा हुआ है इस सरोवर में अनेकों, अनेकों नहीं होता बल्कि अनेक होता है, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। फिर दूसरा है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। देखिए कवित्री जो ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा जाता है कवित्री हमारा जो है कवयित्री। ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं, इसको मैंने बहुत बार समझाया कक्षा में भी, फिर भी गलती करते हैं। आप इसको ध्यान रखिए कवित्री कैसे लिखा आता है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या की ओर बढ़ते हैं। वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। देखिए एक नंबर की जो है परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण है। देखते हैं हम, देखो
हमने वीर रस लिखा है यहाँ, इससे प्रश्नोत्तर संख्या 12 के वीर रस, और यहाँ लिखे देखिए लक्षण या परिभाषा, युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने को जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। देखिए उदाहरण देखिए, चढ़त तरंग चतुरंग साजी शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहट अन के चित्त चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। देखिए नीचे स्पष्टीकरण लिख दिया, अगर आपको याद है लिख देंगे, नहीं कोई बात नहीं। देखिए उक्त पद्यांश का स्थायी भाव है उत्साह। औरंगजेब और तुरक आलम्बन विभाव है, जबकि शत्रु का भाग जाना मर जाना उद्दीपन विभाव है, तलवार चलाना आदि अनुभव है, उग्रता क्रोध आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ वीर रस का निष्पादन हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर हमारा क्या है, ख सलेश अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ पे ग है उत्प्रेक्षा अलंकार। लक्षण उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वो जो है जो वाचक चिन्ह है, मनु मानो जनु जानो, जहां पर ये चिन्ह होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये पहचान है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। इस काव्यांश में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीत पट पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की है, अतः यह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए आगे चलते हैं। अब गए दोहा अथवा सोटा छंद का मात्रा शीत लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। अब इसमें हम देखिए ये जो भी है लिख देंगे यहाँ पे, छंद दोहा परिभाषा देखिए, दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। देखिए मैंने जैसे लिखा वैसे लिखना है आपको, बहुत शानदार, और जगह छोड़ छोड़ के लिखना है। उदाहरण देखिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। अगर आपको ये मात्रा लगानी नहीं आती कोई बात नहीं, आप ये उदाहरण लिख देंगे, उदाहरण ठीक लिखेंगे। स्पष्टीकरण आता है लिख देंगे, नहीं कोई बात नहीं, नंबर आपके नहीं कटेंगे। स्पष्ट इस उदाहरण में 4 चरण है, प्रथम है तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा है, अतः यहाँ दोहा छंद है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए मैंने एक वीडियो और दे रखी है, उसमें 3 पत्र है, ऋण प्राप्ति के लिए, नियुक्ति प्राप्ति के लिए और शिकायती पत्र। इसमें जो है हम जो है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र किस प्रकार लिखा जाता है ये देखते हैं। आप उसमें से तीनों पत्र देख सकते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 प्रार्थना पत्र लिख देंगे यहाँ पर। देखिए सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सहारनपुर। विषय में लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, इसके नीचे विषय को पढ़ा जाता है अधिकतर। देखिए फिर महोदय सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी बीए पास हूँ, श्यामपुरी कॉलोनी का निवासी हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण अभी तक स्कॉलरशिप रुका हुआ है। मेरे पास सभी कागजात आधार कार्ड एवं पैन कार्ड मौजूद है, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोल कृपा करें। श्यामपुरी कॉलोनी, तिथि 24 फरवरी 2025, प्रार्थी का है गया। इस प्रकार से बहुत सिंपल है, आराम से ऐसे लिखेंगे तो आपके पूरे बटा पूरे नंबर आ जाएंगे, इसमें बहुत सिंपल है। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी बात शैली में निम्न लिखिए। देखिए देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो हम जो है देश में बेरोजगारी की समस्या आसान है, इस पर लिख रहे हैं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14 निबंध है बेरोजगारी की समस्या। पहले रूपरेखा लिखते हैं। देखिए प्रस्तावना बेरोजगारी का प्रमुख कारण, अच्छा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, शरणार्थियों आगमन, उपसंहार। देखिए चलते हैं पहले हेडिंग की ओर, ये सब लगभग सभी में लिखे जाते हैं। देखिए प्रस्तावना, रूपरेखा और उपसंहार सभी में आएंगे, 3 हेडिंग तो आनी है सब में। देखिए बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा
काम करने के इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हो और उसे काम नहीं मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक नहीं है और परजीवी, दूसरों पर आश्रित हैं, वे बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। बेरोजगारी किसी देश अथवा समाज के लिए एक अभिशाप होती है। इसे भुखमरी व इससे भुखमरी व अशांति फैलती है, जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देती है। देखिए, बेरोजगारी के प्रमुख कारण: जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी। तेजी से जनसंख्या बढ़ी सो जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.64% की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। देखिए, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह व्यवहारिक नहीं और सैद्धांतिक है। देखिए, भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, यह व्यवहारिकता शून्य है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान जाता है। फलते यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर के लिपिक ही बन जाते हैं। वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते। देखिए, यह मशीनीकरण, आधुनिक युग में औद्योगिकरण के कारण फैक्ट्रियों में मशीनों के लग जाने के कारण लोग बेकार हो गए हैं। जहां कारखानों में 100 या 150 मजदूर कार्य करते थे, वहां कुछ ही मशीनें बहुत से मजदूरों को कार्य कर देती है। अतः जो है, मशीनीकरण से बेरोजगारी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। शरणार्थियों आगमन: भारत के पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों के शरणार्थी हर वर्ष भारी संख्या में भारत में आते हैं। भारत में पहले ही से ही अत्यधिक जनसंख्या है, उनके आने से यह समस्या और विकराल हो जाती है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय: देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तब बेरोजगारी जो है कम होगी। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। परिवार नियोजन: जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसमें छोटे परिवार के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। उससे जनसंख्या अधिक जनसंख्या के दोष समझाकर परिवार नियोजन की राह पर लाना चाहिए। जैसे परिवार छोटे हो गए तो उससे जनसंख्या घटेगी। लेकिन शिक्षा द्वारा, शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति ही देश व समाज के बारे में ठीक प्रकार से सोच समझ रखता है। पहले कुटीर उद्योग लगा करके कुटीर उद्योग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण शहरी युवाओं को रोजगार मिलेगा। लघु उद्योगों की स्थापना करना अनिवार्य है। छोटे उद्योगों में जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मौन पालन आदि कुटीर उद्योग। देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। अब है उपसंहार। ये देखिए, प्रस्तावना, रूपरेखा, उपसंहार सब में आता है, ध्यान रखना। हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकानेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए। ये हमने जो है इंटर का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताया और किस प्रकार से जो है पेपर सॉल्व किया जाता है, कैसे कॉपी भरी जाती है, किस प्रकार से अच्छे प्रकार से हेडिंग डालकर लिखा जाता है, किस शैली में लिखा जाता है। अगर इस शैली में आप लिखोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा मार्क्स देता है। आपको भी ऐसे ही लिखना है ताकि अच्छे आपको मार्क्स मिल सके। देखिए, मैंने जो है और भी प्रश्न पत्रों की वीडियो डाली है और दूसरी वीडियो डाली है, आप उनको भी देख ले। आपको जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। चैनल पे बहुत सारी सामग्री मैंने डाली है आपके लिए ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।